नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं विमर्श। प्रकृति एवं पर्यावरण संतुलन के संदर्भ में आज का विषय है आपदाओं के संकेत। सात फरवरी 2021 को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर हम सबको झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड के चमेली जिले की ऋषि गंगा घाटी में हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक भयानक बाढ़ के चलते भारी तबाही मची। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा के पीछे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में इंसानी दखल अंदाजी को बताया है। विशेषज्ञों से विमर्श के माध्यम से आपदाओं के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों से करवा देता हूं आपका परिचय। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तजमुल हक साहब, चेयरमैन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट कमेटी पर्यावरण मंत्रालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वर्चुअली भी दो विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद तारे हैं IIT कानपुर से। प्रोफेसर विनोद तारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर AR चौधरी हैं, निदेशक हैं सरस्वती नदी शोध केंद्र और अध्यक्ष हैं भूगर्भ विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रोफेसर डॉक्टर AR चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कुछ बिंदु हमने तय किए हैं, उन बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं और उन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। बार बार क्यों आ रही है पहाड़ों पर आपदाएं, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़, लगातार जो छेड़छाड़ हो रही है वो कारण है। विकास की असंतुलित होड़ से क्या बढ़ रही हैं आपदाएं। आबादी का बढ़ता बोझ भी क्या प्राकृतिक आपदाओं का कारण है और क्या आपदाओं से बचने के लिए कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स पर हमें जोर देना चाहिए और कार्बन न्यूट्रलिटी आखिरकार है क्या। सबसे पहले जो कि पहला बिंदु है, बार बार जो पहाड़ों पर आपदाएं आ रही हैं उसकी एक वजह क्या मानते हैं। कुछ तो बात सही है कि प्रकृति का नियम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, नेचुरल वे में डेवलपमेंट नहीं होगा और आर्टिफिशियल वे में हम अगर वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करेंगे नेचर के ऊपर तो वो तो रिवोल्ट करेंगे ही जी। तो एक तो वो है, लेकिन दूसरी बात है कि सारा दुनिया में ये प्रोसेस है कि डेवलपमेंट तो होगा जी। डेवलपमेंट इस तरह से हो कि उस तरह का जो पर्यावरण है या आपके प्राकृतिक नियम है उसको ज़्यादा वायोलेट ना किया जाए जी। कम से कम उसको अफेक्ट करे जाए जी। क्योंकि डेवलपमेंट को तो आप टाल नहीं सकते जी। क्योंकि आपकी डिमांड्स बढ़ते जा रही है, आपको इंडस्ट्री भी चाहिए, माइनिंग चाहिए, रोड्स चाहिए, आपके सब चीज़ें चाहिए जी जी। और इसी तरह से आप क्या करते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह को भी आप डिफॉरेस्टेशन के रूप में करते हैं। हालांकि कोशिश आज के दिन में ये है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से भी कि आपका अगर कहीं एक ट्री आपका काटा जाए तो 10 ट्री आपको लगाना है जी। वो कंपल्सन है जी। लेकिन कई बार उसकी मॉनिटरिंग ढंग से हो नहीं पाती जी। और फिर लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर जगह कर नहीं सकती, तो लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे भी मॉनिटरिंग एक मैकेनिज्म है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता मैंने देखा। तो इसीलिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वीक होने से भी वो थोड़ा कई बार हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। जी जी। अदरवाइज तो रूल्स रेगुलेशन हमारे बड़ा परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड हो और ऐसा कोई छेड़छाड़ी ना हो जिसमें हमें इस तरह का आपदा का और छेड़छाड़ होती है तो NGT आ जाता है, NGT आ जाता के लिए है, को भी है और नहीं तो कोर्ट भी है, कोर्ट भी हजारों जो चीजें है हैं, स्वतः ही संज्ञान भी ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बावजूद भी चीजें हो रही हैं। राइट, एक तरफ ध्यान भी रखा जा रहा है तो दूसरी तरफ ताक पर भी रखा जा रहा है, दोनों ही चीजें। ताक को नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग तो को थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। जी जी। क्या प्रोफेसर विनोद तारे, आज एक शब्दावली बहुत प्रचलित हो गई है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर और वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी आपदाएं आ रही हैं। ये जलवायु परिवर्तन जब नहीं था तब क्या आपदाएं नहीं आती थी? 100 साल पहले के भी हम रिकॉर्ड अगर खंगालते हैं तो बहुत भयानक भयानक आपदाएं न केवल भारत में, भारत भर के बाहर भी बहुत सारी आपदाएं आई हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन क्या सचमुच एक बड़ा कारक है आपदाओं का, और विशेष रूप से पहाड़ों में और उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में?
कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत स्लो प्रोसेस है जी और परंतु उस स्लो प्रोसेस के प्रभाव जो आपदाएं आती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे और उसकी इंटेंसिटी पे जरूर पड़ती है। जी तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब जलवायु परिवर्तन जो बोलते हैं उससे जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो इन आपदाओं की है, आपदाएं जैसे आपने कहा पहले भी आती रही है और अभी भी आएगी, वो तो नेचर और प्रकृति की है। तो दो चीजें हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव जो कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित हमें दिखते हैं, और दूसरा हम ऐसी जगह जब भी अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं विकास के लिए, तो उसके उसका साइंस तो कई बार हम समझते हैं, परंतु जब उसको कमर्शियल वे में हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो कॉस्ट और बेनिफिट दिखने लगते हैं जी और फिर कॉस्ट कटिंग करने लगते हैं, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने लगते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म हमारा विजन होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने का कि कॉस्ट को कटिंग करना, मिनिमाइज करना और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना, उस समय हम पर्यावरण का या प्रकृति का ध्यान थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि आपदाएं कभी कभी आती है, जब आपदाएं आती है तभी हमको पर्यावरण का ध्यान आता है। जी तो जी ये एक सबसे बड़ी है, जैसे अभी कहा कि नियम है, कानून है, ये है, पर मेरे को लगता है कि ये कानून और नियम खाली सरकार नहीं लगा सकती है, न ही उसका मॉनिटर खाली सरकार कर सकती है। तो जब तक कि हम जो वहां के लोकल स्टेक होल्डर है ना, इम्प्लीमेंटेशन भले गवर्नमेंट करे, सरकार का जो प्रशासन है वो करे, परंतु उसकी निगरानी के लिए जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको मेरे को लगता है एम्पावर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उसको अच्छी तरह से समझते हैं और उनके जो ये होते हैं, अब ऑब्वियसली ये भी होता है कि लोकल में भी उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जी परंतु अल्टीमेटली लोकल लोगों को निगरानी का काम जब तक हम नहीं देंगे, तो मेरे को लगता है कितने भी कानून बना ले, कितनी भी एनजीटी आ जाए, कितने भी सुप्रीम कोर्ट आ जाए, हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होगा। जी जी प्रोफेसर डॉक्टर ए आर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी साहब, ये इस आपदा को लेकर भी जो अभी घटित हुई है 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में, माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये घटना घटी है। लेकिन इसरो की रिपोर्ट कुछ और कहती है। इसरो की रिपोर्ट को अगर समझे तो वहां पर एक अलग जो है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है इस बार, तो बर्फ ज्यादा जम गई थी और उस जमी हुई बर्फ के भीतर भी एक जल का स्रोत था और स्टोरेज था पानी का, और वो टूटने की वजह से ये आपदा आई है। क्या आप थोड़ा सा स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से सचमुच ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या ग्लेशियरों का बनना पिघलना ये अपने आप में एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो पहले भी चलता था और अब भी चल रहा है? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा उसको उसका उत्तर देने से पहले सर्वप्रथम तो मैं जितनी भी जियोलॉजिकल फ्रेटर्निटी है जी उसकी उनकी तरफ से और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं उन सब की तरफ से जो भी टेक्निकल लापता हुए हैं, उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से शोक व्यक्त करता हूं और सारे के सारे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। होने के नाते एक बात है, दूसरी बात यह है कि जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो टनलिंग का प्रोसेस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने का काम है, वो जियोलॉजिस्ट उसमें एक आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। हम लोग क्लियर है आवाज? जी अब ठीक है। जी जी कंटिन्यू करें सर। जी अब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण का जो बदलाव है वो तो सर्वविदित है, परंतु अगर हम बात सिर्फ ये इस प्रोजेक्ट की करें जो आपदा आई, तो इसके अंदर मेरी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो टनलिंग करते हैं, और मेरे एक मित्र भी हैं, संजय तुर्की जी हैं, अक्षय आचार्य जी हैं जो इन कामों में लगे हुए हैं, और भी मित्र हैं। उन सब से जब बात की तो उन्होंने कहा
कि हर चीज को एक्ट ऑफ गॉड कह देना, ये कोई जो आप बता रहे हैं, इसरो का रिपोर्ट बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है। बर्फबारी बहुत हुई, और ये हम सब जानते हैं कि जब बर्फ सतह पर जमती है तो नीचे पानी ऐसा ही रहता है, ठंडा हो जाता है, और उसके अंदर जो भी मछलियां हैं और जीव हैं वो जीते हैं। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि ये हुआ क्यों? या तो हम इसको कहें कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है, GLOF कहें, या कहें LLOF के लैंडस्लाइड से जो है ये सारा का सारा चीजें हुई। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली ये क्या हुआ कि जो ब्लास्टिंग आपकी आवाज थोड़ा सा फिर से क्रैक हो रही है। हम वापस आपके पास लौटेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में अगर आप आ जाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि आवाज भी स्पष्ट होगी और आपके चित्र भी स्पष्ट आएंगे। तजमुल हक साहब, ये ग्लेशियर वाली बात है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं लगातार, ये है। और जितनी बात मैं समझा हूं कि जिस तरीके से वहां पर विस्फोट किए जाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, उससे पहाड़ तो कमज़ोर होते ही हैं और साथ ही साथ हीट भी क्रिएट होती है, और उस हीट की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं और जो विस्फोट होता है उसकी वजह से पहाड़ दरकते हैं। क्या इसके लिए हमें कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, कोई और दूसरी जो है तकनीक का इजाद करना चाहिए कि पहाड़ों पर इस तरीके का कंपन पैदा ना हो? इसमें दो बातें। एक तो है कि अगर इसका कारण आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से ही इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स कहिए वो एक्सीडेंट्स कहिए होते हैं। और जलवायु परिवर्तन, पहले तो है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है या उस ग्लोबल वार्मिंग का जो इंसिडेंट्स है उसको कैसे कम किया जाए, उसका तो तरीका है आपके पास ऑलरेडी नेचुरल वे में ही कि कैसे आप एफोरेस्टेशन ज़्यादा करें और कैसे कुछ उस तरह के जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जियोलॉजिकली तो उसको आप टच ना करें। तो ये दो चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रखा तो आधी प्रॉब्लम तो आप कैसे ही सॉल्व हो गया। जी। तीसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम्स आते थे कभी कभी, लेकिन आजकल फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो गई। अब फ्रीक्वेंसी घटाने का भी तरीका है कि हम जो जिस स्पीड से हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए उस स्पीड से हम नहीं कर पा रहे हैं। और कारण ये भी है कि साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारे को चाहिए ही। हमें तो 21st सेंचुरी में जिस तरह के हमारा गोल है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा होगा, तो उसमें आपको इंडस्ट्रीज भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, माइनिंग चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और उसको जब करने जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं नेचर से या उस तरह का एफोरेस्टेशन वगैरह से या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है उससे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए पहले से ही थोड़ा मेरे ख्याल से इस स्पीड भी आप रखें डेवलपमेंट का, साथ साथ कॉशसली इस तरह से कंडीशनलिटी क्रिएट करिए कि कोई इसको वायलेट ना करे। जी। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप चेयरमैन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट कमिटी पर्यावरण मंत्रालय, तो ये पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी क्या काम करती है और क्या कुछ देखा करती है? इनका है सारे जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे आपके टाउनशिप्स है या कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का है, एयरपोर्ट्स का है या पोर्ट्स का है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसके बिना तो आपका चलेगा ही नहीं कोई गाड़ी। तो जब इस तरह का प्रोजेक्ट सब सेटअप करते तो उसके लिए जो एनवायरमेंटल इशूज आते हैं, अब जैसे हमने कहा आपको कि एक टाउनशिप डेवलप करना है, उसमें मान लीजिए 1000 पेड़ को आपने काट दिया क्योंकि ज़रूरी है उस एरिया में, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करें कि जो हमने कहा कि 10 गुना आपको ट्रीज और लगाना है और उसी ट्रीज लगाना है जो सस्टेनेबल है, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग फिर रेगुलर बेसिस पे कोई करे और कर पाए तो मेरे ख्याल से जैसे ये तो एक बात हो गई। ये तो हो गई कि पेड़ों को काटकर अगर वहां पर कुछ विकास के कार्य होते हैं तो आप दूसरी जगह उससे ज्यादा पेड़ लगा। लेकिन मैं दूसरी बात एक और है, हमने देखा, क्योंकि मैं मुंबई में काफ़ी बरसों तक रहा हूँ, कोस्टल एरिया में देखा है, और मुंबई जैसी सिटीज़ में ज़्यादा होता है, वहाँ पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जगह कम है, तो समुद्र को पाट कर रिक्लिमेट करके, जैसे बैंड्रा रिक्लिमेशन जगह है, वो उसका नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने समुद्र को पाट दिया है, समतल वहाँ पर ज़मीन बना दी है और वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी हैं। उस दिशा में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ तो पेड़ का कोई इशू नहीं, लेकिन वहाँ इशू है, जैसे मैंग्रोव वगैरह है। मैंग्रोव को आप अगर डिस्ट्रॉय करके इस तरह का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया या कोई भी स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें नुकसान होगा, वो पूरा सारे बैलेंस टूट जाता है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से इवन समुद्र की भी जो बायोडाइवर्सिटी है,
जो भी फिश के अलावा जितने भी सारे उनके क्रिएचर्स हैं, उस कभी लाइफ को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन से सी कोस्ट में, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन लगातार फिर भी हो रहा है, मॉनिटरिंग जैसे में जहाँ पर तो प्रशासन भी है, न्यायपालिका भी है, सरकार भी है और एनजीटी भी है, वहां पर क्यों हो पा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विनोद तारे, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि लगातार उत्तराखंड में बांधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बांधों की वजह से नदियों का जो फ्लो है वो जो है अलग अलग जगह की तरफ जो है निकल रहा है, या फिर बहुत सारे फ्लो जो है बदल गए हैं। लेकिन बचपन में जब हम पढ़ा करते थे कि बाढ़ से बचने के क्या उपाय हैं, उसमें मुझे याद है एक उपाय ये भी था कि बांधों का निर्माण करना। लेकिन आज ये विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बांधों की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। आप क्या मानते हैं? प्रोफेसर विनोद तारे, आवाज आ रही है? आप आ रही है? जी 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 सर। तो मेरी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है सर। हाँ, शायद आपने म्यूट कर दिया था। हाँ, प्रकाश डालिए सर। बांध जो है वो बांध जैसे ऊपर पहाड़ों के बांध अलग टाइप के होते हैं, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ बिजली निर्माण करना होता है, और नीचे जो बांध बनाए जाते हैं वो फ्लड प्रिवेंशन के लिए भी होते हैं, और उस हिसाब से आपने कहा कि वो बांध आपदाओं को भी झेलने के लिए काम आते हैं। परंतु मैंने जैसे कहा कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम पूरा साइंस का ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वो टनलिंग की टेक्निक हो, चाहे वो बांध किस साइज का बनाना चाहिए, या हमें जो पर्यावरण का प्रवाह रखना चाहिए उसके बारे में हो। क्योंकि वो जब हम ध्यान में रखते हैं तो फिर प्रोजेक्ट से जो होने वाला प्रॉफिट है वो भी कम होता है और उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा शॉर्ट टर्म मैंने कहा था ना, तो टेक्निक्स तो है, साइंस की अंडरस्टैंडिंग भी है, पर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी सोच एकदम बहुत शॉर्ट टर्म हो जाती है। तो उसको यदि हम ठीक करें तो, और ये जरूर है कि कहीं कहीं बांध होना ही नहीं चाहिए, तो वहां पे यदि ये रिपोर्ट है कि नहीं वहां बांध ठीक नहीं है, और दूसरा यदि आप देखेंगे कि इस आपदा में भी यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो प्रोजेक्ट रिलेटेड लोगों को ही हुआ है और प्रोजेक्ट का ही हुआ है। इसका मतलब जरूर ये है कि प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है उसमें इस टाइप की आपदा और इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो होना ही था वहां पे, ऐसे स्वाभाविक है कि ऐसा होता है। अब हम उसको इस बार के हेवी स्नोफॉल से भले ही रिलेट कर दें, पर ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसा होता ही होगा ही, और ऐसा मान के फिर हम अपने प्रोजेक्ट का डिजाइन करें। पर वैसा फिर हम डिजाइन नहीं करते हैं बिकॉज हम उसको प्रॉफिट और कॉस्ट के बेसिस में देखते हैं। तो आज भी टेक्निक्स हैं, टनलिंग की टेक्निक्स है, पर वो उस टाइप की टनलिंग टेक्निक्स हम यूज नहीं कर पाते हैं। जिस टाइप का हमको पर्यावरण का प्रवाह रखना चाहिए वो हम रखते नहीं है, क्योंकि वो रखेंगे तो फिर प्रोजेक्ट से जो बिजली जितनी बनती है वो उतनी बनेगी नहीं। तो ये जो हमारी लालच होती है, विकास तो हमें चाहिए, पर जितना पर्यावरण हमें अलाउ करता है उतना ही हमें करना चाहिए। तो ये सब चीजों को यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपदाएं आएंगी, और ये जैसे मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा नुकसान प्रोजेक्ट का ही हुआ है और प्रोजेक्ट रिलेटेड लोगों का हुआ है। AR चौधरी साहब, ये बात सही है कि प्रोजेक्ट का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और प्रोजेक्ट से संबंधित जिन लोगों को आपने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हीं का नुकसान हुआ है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि विकास को आधार बनाकर हम लोग ये डैम्स बना रहे हैं, बांधों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम कहने को तो कह देते हैं कि ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, बिजली परियोजना की शुरुआत करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन हम क्या 1 घंटे भी बगैर बिजली के रह सकते हैं? क्या बिना विकास के हम लोग रह सकते हैं? और अगर हमें बिजली भी चाहिए, विकास चाहिए, तो फिर क्या विकल्प है हमारे सामने?
नहीं, विकल्प अवश्य है। जब मैंने कहा ना कि जब हम प्रोजेक्ट डिजाइन सर करते ये हैं तो मैंने हमें ये चाहिए ही चाहिए। जी जी AR चौधरी साहब से मैं पूछ रहा प्रोजेक्ट हूँ। तो हमें चाहिए ही चाहिए, जी पर जी जी प्रोजेक्ट्स के जो नियमावली है उसको अवश्य, जैसे अभी मेरे साथी ने भी कहा, जो पर्यावरण से है कि नियम है, उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। जब करते हैं कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ढीलापन हो जाता है, जी तो जी उसको ढीलापन नहीं होना चाहिए चौधरी साहब, चलिए मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर करते कहता हूं समय, कि और उसका हम मॉनिटरिंग लोगों और को इम्प्लीमेंटेशन ये करते सरकार लगातार इसका प्रयास भी कर रही है। पिछले 5 बरस से हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में खासी गति भी आई है। क्लीन एनर्जी की तरफ थोड़ा सा ध्यान बढ़ा है। आपको लगता है क्लीन एनर्जी एक विकल्प हो सकता है और इससे इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं कम हो सकती है? और दूसरी बात ये कि क्लीन एनर्जी को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के, वो कितने काफी हैं? देखिए, सरकार क्लीन एनर्जी की बात करती है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं ये भी क्लीन एनर्जी के ही एक तरीके हैं। सौर ऊर्जा भी है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हैं। पिछली बार ये आपने प्रश्न पूछा था, बीच में थोड़ा जी रह गया था क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, जी तो जी मैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा कि जो ये जो आपदा हुई है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में, जिसमें लैंडस्लाइड आई, और आपने जिक्र किया था इसरो का भी, तो इसरो की जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ये जो भी आपकी जो लैंडस्लाइड हुई या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, इसके लिए कहीं ना कहीं वो अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग जिम्मेदार है, नंबर एक। नंबर दो, जो प्री फिजिबिलिटी स्टडीज हैं उसके अंदर इस तरह की चीजों को भी एक रखना चाहिए कि इनकी भी स्टडी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टेबिलिटी की चीजें हैं, जो सारा चीज है, उसके अंदर भी इस तरह के मैकेनिज्म्स को इंक्लूड करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो भी गाद आई है इतनी ज्यादा, और वो जो रेजरवायर, जो जितने भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर छोटा रेजरवायर तो बनाते ही हैं, तो उस रेजरवायर के अंदर भी कितनी सिल्टेशन हुई उसको भी देखना जरूरी है, उसको भी जो है कंस्ट्रक्टेबिलिटी के प्रोजेक्ट में डालना जरूरी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज इस आपदा में थी वो ये थी कि सर्दी के टाइम में अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है, जो अपस्ट्रीम लगना चाहिए, वो किसी कारणवश नहीं लगा था। और इसके और भी जो वो हैं मैं कि आपने जितनी ये भी, बिंदु जैसे उठाया, जब ये भी जो हम कोई जो हाइड्रो जिस इलेक्ट्रिक सिस्टम का प्रोजेक्ट जिक्र आप बनाते कर रहे हैं हैं, सर, चौधरी साहब, जी, जिस सिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, क्या आप बता पाएंगे? इस इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर हम रियल टाइम बेसिस पे ये देखते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से हम ये देखते हैं, और वाटर गॉज लगाकर ये देखते हैं कि कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा। और अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं तो जो डैम में काम कर रहे लोग होते हैं उनको समय रहते जो है वार्निंग दी जाती है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि लगाया जाता है हर डैम के अंदर। लेकिन सर्दी के कारण शायद थोड़ी सी कोताही हुई है, और जितने भी जैसे लैंडस्लाइड है, अब ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब बर्फ जमी हुई है, अगर एवलांश की कंडीशंस हैं वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा अगर लैंडस्लाइड वहां पे आई है तो जरूर धरती में कंपन हुई होगी, और उस कंपन का जो मुख्य कारण है वो ब्लास्टिंग ही रही होगी। और इन सब चीजों के चलते, क्योंकि बहुत हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोजेक्ट में, सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्राकृतिक आपदा पे डाल दी जाती हैं। लेकिन असल चीज ये है कि हम प्रकृति को अपने हिसाब से उसको मोड़ रहे हैं, और उसको मोड़ते हुए हमें जो भी प्रोबेबल्स हैं, चाहे उनका रिटर्न पीरियड कुछ भी हो, यूजुअली हम 50 to 100 ईयर का विंडो लेके चलते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिनका जो विंडो है वो ज्यादा होता है उससे, और जो फिजिबिलिटी स्टडीज या प्री लगाने से पहले की जो स्टडीज हैं उसके अंदर वो नहीं आते। तो अब ये जो आपदा इस बार हुई है, सिमिलर आपदा सन 2000 में भी हुई थी, जब तिब्बत के अंदर जो लेक थी, पारीचू लेक थी, और थी वो ब्रीच हुई थी, और उसके कारण जितना डाउन द स्ट्रीम सतलुज के अंदर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स थे उनमें बहुत क्षति पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी जरूरत है कि जो पास्ट मिस्टेक्स हैं या जो पास्ट इवेंट्स हैं
उनको भी हम जो है ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचें और बार बार वही चीज ना दोहराएं। एक और जो चीज इसके अंदर हुई कि जो टनल है, टनल के अंदर जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है वो। तो जो टनल के एक्सपर्ट्स हैं, जो टनलिंग करते हैं और जो मक निकालते हैं और ये सारा काम करते हैं, उनकी भी जरूरत की कमी महसूस हुई। क्योंकि एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम किया, एनडीएमए ने बहुत अच्छा काम किया, समय रहते सारी चीजें वहां पहुंचाई, लेकिन जो बेसिक कमी थी वो ये थी कि जो सिनेरियो चीजें हैं, जैसे हम एक चीज को प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो हमारी ड्रिल ऐसी होगी, तो ये चीज हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि अब आप देखिए कि कितने ही हायर हिमालयाज में कितने ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में लगने जा रहे हैं, तो उन सब की सिचुएशन जो है वो सिमिलर सी है। अनलेस एंड अनटिल हम जितने भी हमारे पुराने जो भी हैजार्ड, जो भी हमारी दिक्कतें आई हैं, अगर हम उनसे नहीं सीखेंगे और बार बार वही चीजों को दोहराएंगे और जब भी कुछ हो जाएगा तो सारा का सारा जो है पर्यावरण पर ही लाद देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसे भारत की निशानी है जो मोदी साहब के अंडर जो है बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी अलग अलग विभाग हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, एक बेसिक स्टैंडर्ड्स बने जो कि बिल्कुल हर किसी को माननीय हो और उसको लेकर चलते, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इंसान की जान। इंसान की जान। यहाँ पर तजमुल हक साहब भी हैं। ये जिस तकनीक की बात कर रहे हैं वो तकनीक तो शायद मुझे लग रहा है कि विश्व के हर विकसित देश में भी इस्तेमाल होती है। हमने देखा कि बड़े खूबसूरत और विकसित देश हैं, प्राकृतिक सौंदर्य भरे हुए, और अंतिम चोटी तक उनकी सड़कें भी जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उतरते हैं, तमाम वहाँ पर जो है विकास के कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन आपदाओं की जब बात आती है, ईश्वर करे कि वहाँ पर ऐसे ना हो कभी भी आपदाएं, लेकिन आपदाओं की बात करें तो वहाँ पर आपदाएं जो है ना तो इंटेंसिटी की होती हैं और ना बार बार आती हैं। उसमें दो तीन बातें होती है। एक तो है कि जो प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ह्यूमन नीड्स के चलते, उसको एक तो लोकेशन देखना जरूरी है, और उसका अगर साइंटिफिक स्टडी प्रॉपरली हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो आगे जैसे इन्होंने कहा कि प्रोजेक्टेड इवेंट्स क्या हो सकता है, इंसिडेंट्स क्या हो सकता है, उसके लिए आपके पास तैयारी भी होनी चाहिए। जैसे कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात इन्होंने की कि वो ब्लास्ट अगर नेचुरल वे में इस तरह से हैफेजर्डली नहीं होकर, आउट बस्ट नहीं होकर, अगर कंट्रोल वे में उसको प्रॉपर चैनल से अगर पानी को लिया जाता तो कोई दिक्कतें आती नहीं इस तरह का। तो उसकी प्लानिंग की भी जरूरत है और उसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट। तो ये प्लानिंग कौन करता है? करना तो सरकार के सरकार पर करना चाहिए। और लेकिन कई बार जैसे मैंने बताया आपको कि वो सैटेलाइट इमेजरी से डेटा उटा तो आते हैं, प्रोजेक्शंस वगैरह भी आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफिक क्या किस तरह का प्रॉब्लम्स है और आगे क्या हो सकता है, और उस इवेंचुअलिटी में सरकार को या लोगों को क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। जो अभी तक निकल कर आया है हमारी चर्चा में ये है कि हम विकास को बाधित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास करने को लेकर हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए और अब तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर AR चौधरी ने कहा, जैसा प्रोफेसर विनोद तारे ने कहा कि हम लोग विकास की ओर जाएं और विकसित देश बनाने का प्रयास हम लगातार करते रहें, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो विकास भी होगा और इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकेगा, लेकिन उसे स्लो डाउन या फिर कम जरूर किया जा सकेगा। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन तजमुल हक साहब आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर AR चौधरी और प्रोफेसर विनोद तारे, आप दोनों का भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए और विमर्श में अपने जो है महत्वपूर्ण बिंदु उठाने के लिए और प्रकाशित करने के लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विमर्श में आज के लिए इतना ही। विमर्श में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।